हेलो एवरीवन, नमस्कार। श्री सिद्धि विनायक शिक्षण संस्थान के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें दो भागों में हमने मुख्य रूप से इसको बांटा था, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। दूसरा भाग था हमारा ये। पुरातात्विक स्रोतों को हमने 5 प्रमुख भागों में बांटा है। उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के व मुद्राएं, स्मारक और मूर्तियां और शैल चित्रकला। नंबर 1, उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष। इसकी बात करते हैं। देखिए, जो पुरातात्विक स्रोत हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में पुरातात्विक स्रोतों का महत्व सर्वाधिक है। एक तो जो प्राचीन इतिहास है हमारा, पाषाण काल या सिंधु घाटी सभ्यता, वो पूरी तरह से पुरावशेषों पर निर्भर है। पाषाण काल में हमारे पास पाषाणोपकरण जो मिले हैं, उनकी सहायता से, या शैल चित्रकला वगैरह है, इनकी सहायता से उस समय का इतिहास हमने लिखा है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा इतिहास है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन हुआ, उससे भारत का इतिहास 4000 से 5000 ईसा पूर्व तक पीछे चला गया है। इन दोनों नगरों का उत्खनन होने से पहले, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले, भारत के इतिहास की शुरुआत वैदिक काल से होती थी, ऋग्वेद से होती थी। लेकिन जैसे ही हड़प्पा का उत्खनन हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में आई, तो भारत का जो इतिहास है वो 3000 वर्ष लगभग और पीछे चला गया। पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास है वो पुरावशेषों पर आधारित है। इनकी हम आज यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष। किसी भी जगह का जब जो पुरातत्वविद हैं वो वहाँ उत्खनन करते हैं, या जाने अनजाने में किसी जगह पर खुदाई हो रही है और वहाँ से कुछ प्राचीन सामग्रियाँ निकल कर आती हैं, इस प्रकार से हमें पुरातात्विक जो अवशेष हैं वो प्राप्त होते हैं और प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जब पाषाण काल की हम बात करते हैं, तो पहले जो मानव के क्रियाकलाप हैं वो केवल पाषाणोपकरण पर निर्भर थे। तो केवल जो पत्थर के जो औजार, जिनको हम पाषाणोपकरण कहते हैं, उन पर हमारा इतिहास निर्भर करता है। लेकिन जैसे मनुष्य ने जो पहिए का आविष्कार किया, सबसे पहले पहिए का जो प्रयोग है कुम्हार के चाक के रूप में हुआ और उस पर उसने बर्तन बनाए और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुरू किया। उस टाइम के बाद का जो इतिहास है, तो उसमें मिट्टी के जो बर्तन हैं, इनके जो टुकड़े हैं, ये पुरावशेषों के रूप में सबसे ज्यादा मात्रा में हमें मिले हैं। यही वजह है भी जब भी कहीं कोई खुदाई होती है तो वहां से जो मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिलते हैं, उन बर्तन के टुकड़ों को, जिनको हम मर्दबांड कह देते हैं, मर्दबांडों के वो टुकड़े हैं, मर्दबांड अर्थात मिट्टी के बर्तन, तो उन टुकड़ों के हिसाब से, उन बर्तनों के हिसाब से हमें इस बात का अंदाजा लग जाता है, इस बात का हमें पता चल जाता है भी ये जो स्थल है, ये जो अवशेष हमें मिल रहे हैं, ये इतिहास के किस समय से संबंधित है। तो मर्दबांड परंपरा को हमने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। हमारा ये टॉपिक है छोटा सा एक, मर्दबांड परंपरा। मुख्यतः हम 4 भागों में बांट देते हैं इसको। पहले नंबर पर हम बात करते हैं गेरुए रंग के मर्दबांड। ये सिंधु घाटी सभ्यता या उसके आसपास का जो समय है उससे संबंधित है। OCP कह देते हैं इसको अंग्रेजी में, OCP, गेरुए रंग के मर्दबांड। मतलब ऐसे बर्तन हमें मिट्टी के मिले हैं जिनका रंग कैसा है, गेरुआ है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं काले व लाल मर्दबांड। काले व लाल मर्दबांड, BP
डब्ल्यू। ये दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, हमें काले व लाल रंग के मर्दबांड मिले हैं, ब्लैक रेड, BRW, सॉरी BRW। ये दूसरी परंपरा है। तीसरे नंबर पर हमें जो यहां पर मिलते हैं, पहले गेरुए रंग के मर्दबांड, फिर काले लाल मर्दबांड, फिर चित्रित स्लेटी मर्दबांड, और चौथे नंबर पर उत्तरी काली चमकीली परंपरा, NBPW, और चित्रित स्लेटी मर्दबांड PGW। तो ये चार मर्दबांड परंपराएं हैं हमारे पास, गेरुए रंग के मर्दबांड, काले व लाल मर्दबांड, BRW चित्रित स्लेटी मर्दबांड, PGW, और उत्तरी काली चमकीली परंपरा NBPW। तो ये चार कालखंडों से संबंधित है अलग अलग। ये उत्तरी काली चमकीली परंपरा है तो ये मौर्य काल और उसके आसपास जो टाइम पीरियड है, जैन बौद्ध काल कह सकते हैं, उस टाइम पीरियड से संबंधित है। और उससे पहले के जो है चित्रित स्लेटी मर्दबांड हैं, और काले व लाल मर्दबांड जो हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के वैदिक टाइम पीरियड के हैं। तो अलग अलग टाइम पीरियड से संबंधित हैं ये मर्दबांड परंपराएं। तो इनका भी इतिहास के निर्माण में काफी योगदान है। पुरावशेषों के बाद दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे अभिलेख। देखिए भी पूरे पुरातात्विक स्रोतों में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई एक स्रोत है तो वो है अभिलेख। एक तो अभिलेखों को सबसे प्रमाणिक माना जाता है क्योंकि इन पर जो सामग्री लिखित है उसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। दूसरा, जगह का अभाव होने की वजह से अभिलेखों में कभी भी हमें अनावश्यक जो सामग्री है वो नहीं मिलती है, क्योंकि जगह थोड़ी होती है और थोड़े अक्षर लिखने होते हैं तो उनमें ज्यादा से ज्यादा बात लिखने का प्रयास किया जाता है। अलग अलग शासकों के हमें जो है अभिलेख मिलते हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, भी दुनिया का सबसे प्राचीन जो अभिलेख है एशिया माइनर से बोगज को अभिलेख मिला है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, मौर्य सम्राट अशोक। अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्रह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियों में मिले हैं। भारत के अंदर ब्रह्मी लिपि में मिले हैं, उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो अभिलेख मिले हैं वो खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। दोनों लिपियों में भी अभिलेख मिले हैं और भाषा जो अशोक के अभिलेखों की है वो प्राकृत है। अशोक के अभिलेखों के बाद अन्य जो मौर्य शासक हैं इसके बाद के कुछ उनके भी अभिलेख मिलते हैं। फिर गुप्त शासकों के अभिलेख भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? ये खारवेल का। अब ये जो कलिंग का शासक हुआ है अभी खारवेल, इसका उड़ीसा से हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है। अगर ये अभिलेख हमें नहीं मिलता तो हमें इस शासक के बारे में, इसके वंश के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार अगर अशोक के अभिलेख हमें नहीं मिलते तो जितनी जानकारी आज हमें सम्राट अशोक के बारे में और मौर्य वंश के बारे में है, शायद उतनी प्रमाणिक जानकारी हमारे पास नहीं होती। इसी प्रकार नासिक अभिलेख है, गौतमी पुत्र शातकर्णी का है भी। किसका है? गौतमी पुत्र शातकर्णी। सातवाहन शासक था तो सातवाहनों के अभिलेख हमें मिले हैं। इसी प्रकार एक प्रमुख अभिलेखों की श्रेणी में आ जाता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये आप सबको विदित है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का लेख है। ऐसे ही जो है हमें जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। ये कुछ प्रमुख अभिलेखों की मैं बात कर रहा हूं जिनका इतिहास में बड़ा महत्व है। अब ये जो जूनागढ़ अभिलेख है इसका इतिहास में अपना अलग महत्व है। जूनागढ़ अभिलेख से हमें बहुत जानकारी मिलती है। गिरनार पर्वत पर स्थित है जूनागढ़ अभिलेख। मुख्य रूप से जो है इस शिलालेख पर अशोक के अभिलेख थे। अशोक के अभिलेखों के बाद जो है गुप्त शासकों के इस पर अभिलेख मिलते हैं और फिर उसके बाद जो है
आगे आने वाले समय में हमें और अभिलेख इस पर मिलते हैं। इसके अलावा नासिक जो अभिलेख है गौतमीपुत्र शातकर्णी का है, तो इसमें सातवाहन शासकों के बारे में जानकारी भी मिलती है। साथ ही हमें जो है इस अभिलेख से सम्राट हर्षवर्धन को जो है पराजित किए जाने के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों की हमने बात की है। भारत के कोने कोने से अनेक अशोक के अभिलेख हमें मिले हैं। कलिंग नरेश खारवेल की हमने बात की, उसका हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, अगर प्रयाग प्रशस्ति हमारे पास नहीं हो तो समुद्रगुप्त के जो विजय अभियान है उसके बारे में हमें कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिले। तो ये जो सारे अभिलेख हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जो मेहरौली स्तंभ लेख। मेहरौली दिल्ली में अभी स्थित है, ये लोहे का एक स्तंभ है, उसके ऊपर ये अभिलेख खुदा हुआ जिस पर चंद्र नाम का केवल उल्लेख है। इस चंद्र से तात्पर्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से किया गया है, क्योंकि जिन उपलब्धियों का उस पर वर्णन है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित ही हो सकते हैं। तो ये जितने भी अभिलेख खुदवाए गए, जो इनको हम 2-3 भागों में बांट देते हैं। मुख्य रूप से जैसे शिलालेख, एक इनकी श्रेणी हम बनाते हैं। शिलालेख जो विशाल शिलाखंडों के ऊपर उत्कीर्ण किए गए उनको हम शिलालेख कह देते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं स्तंभ लेख। जैसे अशोक के स्तंभों की बात करें तो अशोक ने विशाल स्तंभों का निर्माण करवाया। एकांश स्तंभ हैं, वो लाल बलुए पत्थर से एकल पत्थर के टुकड़े को तराश कर बड़े शानदार स्तंभ बनाए गए। उनके ऊपर पशुओं की आकृतियां हैं, ज्यादातर जो जैसे शेर की आकृति, बैल की, घोड़े की, हाथी की आकृतियां मिलती हैं। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है 4 शेरों वाली जो मूर्ति है, ये सारनाथ का जो स्तंभ है उससे ली गई है। ये भी अशोक का एक स्तंभ लेख था। उस सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष के ऊपर ये जो है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जिसमें चारों शेर एक दूसरे से पीठ स्टाई बैठे हैं, वो हमें सारनाथ स्तंभ से मिला है। तो इन स्तंभों का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने अपने लेख खुदवाने के लिए किया। इसी प्रकार मेहरौली की मैंने बात की, तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का अभिलेख है। इस पे ये लोहे का स्तंभ है, खुले में लगा हुआ है। अभी अगर आप कभी दिल्ली जाएं तो जो कुतुब मीनार परिसर है उसके अंदर ये मेहरौली स्तंभ लगा हुआ है, खुले में है, लेकिन अभी भी इस पर जंग नहीं लगा हुआ है। तो 2 चीजें एक साथ प्रमाणित करता है। इस पर जो अभिलेख है उससे हमें उस समय के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों के बारे में तो पता चलता ही है, साथ ही जो वो स्तंभ है वो उस समय की जो हमारी है रसायन विज्ञान की जो जानकारी है और जो धातु शिल्प जो हमारा है उसके बारे में भी वो एक अच्छा उदाहरण है। भी उस समय तक जो हमारे कारीगर हैं उनको इतना नॉलेज था, भी उन्होंने उस समय जो लोहे का स्तंभ बनाया है उसको अभी तक सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी जंग नहीं लगा है। तो ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। तो इस प्रकार ये जिन अभिलेखों की मैंने बात की है, मुख्य रूप से ये अभिलेख अगर आज हमारे पास नहीं हो तो जो प्राचीन भारत का इतिहास हम आज पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाए। तो भारतीय इतिहास के स्रोतों में अभिलेखों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। एक इतिहासकार की हम बात करते हैं, डीडी कौशाम्बी की। उन्होंने सम्राट अशोक का जो पूरे का पूरा इतिहास है केवल अभिलेखों के आधार पर लिखा है, क्योंकि अभिलेखों को प्रमाणिक माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्के व मुद्राएं। तो अभिलेखों का जो महत्व है ये आप समझ पाए होंगे। अभी सिक्के और मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। सिक्कों की अगर हम बात करें तो सिक्के जो शुरू में सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं वो चांदी और तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये चांदी और तांबे के सिक्कों पर हमें जैसे मछली, चंद्रमा, सूर्य, इस प्रकार के निशान मिले हैं। इन पर इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहा गया है। शुरू में प्राप्त होने वाले सिक्कों को क्या कहा गया है? पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क का मतलब है भी ठप्पा मारकर इनको बनाया गया है। एक ठप्पा किसी निशान का बनाया गया और फिर पतली चद्दर बना के धातु की, उसके ऊपर वो ठप्पे मार के फिर जो है इन सिक्कों को काटा गया है। इनकी कटाई भी ज्यादा अच्छी नहीं है,
भी बिल्कुल गोल या चौरस इस प्रकार नहीं है, थोड़े अनगढ़ हैं ये। तो शुरू वाले सिक्के जो हैं पंचमार्क सिक्के हैं। भारत में अगर सिक्कों के इतिहास की बात करें तो मौर्य काल से पहले जो सिक्के डालने का अधिकार है ये श्रेणियों के पास था। श्रेणियों से तात्पर्य है अलग अलग जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जैसे तेली हैं, बुनकर हैं, या घूमकर अपना व्यापार करने वाले सार्थवान हैं। इस प्रकार अलग अलग व्यवसाय करने वाले अलग अलग व्यापारियों की श्रेणियां हुआ करती थी। तो वो श्रेणियां अपने सिक्के खुद जारी करती थी। मौर्य राज्य की स्थापना जब एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में हुई तो सर्वप्रथम जो सिक्के डालने का जो काम है वो जो है राज्य के पास आया। सिक्कों की बात कर रहे हैं हम भी। सर्वप्रथम लेख युक्त जो मुद्राएं हैं, लेख युक्त जो सिक्के हैं, सुंदर सुडौल सोने के सिक्के, लेख युक्त सिक्के, वो इंडो ग्रीक शासकों ने उत्तर पश्चिम भारत पर जब उनका साम्राज्य स्थापित हुआ तो उन्होंने जारी किए। हम पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं, द्विभाषीय सिक्के इन्होंने जारी किए, 2 लिपियों में 2 भाषाओं में उन पर उन्होंने लेख लिखे। उन्हीं की सहायता से अशोक के लेखों को पढ़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई। आगे आने वाले समय में मौर्य सम्राटों ने भी सिक्के जारी किए, गुप्त सम्राटों ने बड़े सुंदर जो है सोने के सिक्के जारी किए। सिक्कों के महत्व की अगर हम बात करें तो सिक्कों से हमें जिस राजा द्वारा, जिस शासक द्वारा सिक्के जारी किए गए हैं उसके वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उस राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण तिथि युक्त सिक्कों से हमें तिथि की जानकारी प्राप्त होती है। उस जहां जहां तक हमें सिक्के मिले हैं तो उस साम्राज्य की सीमाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा सिक्के में जो धातु है उस धातु की क्वालिटी के आधार पर हमें उस समय का जो साम्राज्य है वो कितना समृद्ध है इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं, जब हम गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं तो हम देखते हैं भी सर्वप्रथम जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात करते हैं, उसके बाद कुमारगुप्त की बात करते हैं, तो चलते हैं हम लगातार, पहले चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और फिर कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त और उसके बाद के टाइम के जो हमें सोने के सिक्के मिलते हैं गुप्तों के, तो उनमें जो मिलावट है वो बढ़ जाती है समुद्रगुप्त के टाइम से या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम से। तो वो मिलावट जब बढ़ती है तो उससे पता चलता है भी जो आर्थिक स्थिति है गुप्त साम्राज्य की वो धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो इन सब चीजों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो सिक्कों का हमें जो इतिहास के स्रोत के रूप में काफी महत्व है। मुख्य रूप से अगर हम बांटें तो सिक्कों से हमें किन किन बातों की जानकारी मिलती है, तो एक तो वंश, राजा की उपाधि, उसने क्या मुख्य कार्य किए इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हम समुद्रगुप्त की बात करें तो अश्वमेघ प्रकार के सिक्के मिले, उससे पता चलता है भी अश्वमेघ यज्ञ किया, नहीं तो प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन नहीं है। वीणा वादन प्रकार के सिक्के मिलते हैं जिससे पता चलता है उन्हें वीणा बजाने का शौक था। इसी प्रकार धनुर्धारी प्रकार के सिक्के हैं, गरुड़ प्रकार के, अनेक प्रकार के सिक्के हैं। अलग अलग सिक्कों से पता चल, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो चांदी की मुद्राएं हैं तो शिकारी प्रकार के सिक्के कह देते हैं, जो शक शासकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में उन्होंने पश्चिमी भारत में चलाई। तो उससे हमें पता चलता है भी जो विक्रमादित्य है इन्होंने शकों को पराजित किया, तो ये उनके सिक्कों से ज्ञात होता है भी। तो प्रमुख कार्यों का पता चलता है, उपाधियों का पता चलता है, वंश का पता चलता है, तिथि का पता चलता है और राज्य की सीमाओं का पता चलता है। जहां तक किसी शासक के सिक्के मिले हैं वहां तक उसकी जो है सीमा है उसका पता चलता है। हम उसका कार्यकाल निर्धारण कर सकते हैं, कितने समय तक उसने शासन किया। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जैसे ब्याना, भरतपुर और जोगलथंबी से हमें सिक्कों के ढेर मिले हैं। अब जोगलथंबी से जो हमें सिक्के मिले हैं वो सिक्के शक शासकों के सिक्के हैं, लेकिन पुनर्मुद्रित हैं। उनको जो है सातवाहन शासक ने दोबारा से मुद्रित करवाया है। तो अपने आप में इस बात का पता चलता है भी उसने शकों पर विजय प्राप्त की है। तो इस प्रकार ये सिक्कों का महत्व है। इसके अलावा हमें सिक्कों से जो है धार्मिक विश्वासों के बारे में
शासक का कैसा धार्मिक विश्वास है। अब कई शासकों के सिक्के मिले हैं जिन पर हमें जैसे स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है या नंदी या त्रिशूल का चिन्ह मिलता है, जिससे हमें पता चलता है वो शैव मतावलंबी थे या वैष्णव मतावलंबी थे या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या जैन धर्म के अनुयायी थे, भागवत धर्म के अनुयायी थे। तो इन सब चीजों की जानकारी भी हमें जो है सिक्कों से मिलती है। तो सिक्कों का जो है इतिहास के स्रोत के रूप में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा मुद्राओं या मोहरों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से मैं वापस बात शुरू करूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई हैं जिससे हमें पता चलता है। इसके अलावा बाद के समय में अनेक शासकों की हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं जिस पर उस शासक का पूरा नाम और हस्ताक्षर मिलते हैं। जैसे सम्राट हर्षवर्धन की बात करें, उनकी हमें मोहरें मिली हैं जिस पर उनका पूरा नाम और उनके पूरे हस्ताक्षर हैं। तो इस प्रकार मोहरों का भी जो है इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट जो हमारा है स्मारक और भवन, तो हम इसकी बात करेंगे। स्मारक और भवन, तो खुदाई में भी हमें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से हमें अनेक प्रकार के स्मारक मिले हैं, भवन मिले हैं, जिससे उस सभ्यता की हमें जो है जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें अनेक मंदिर जैसे गुप्त काल के भीतरगांव मंदिर है वगैरह वगैरह, अन्य मंदिर जो हम नचना कुठार वगैरह मंदिर हमें मिलते हैं। तो मंदिरों से भवनों से भी हमें जो है इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। स्मारक में भवन, अगर मैं बात करूं तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विस्तार हुआ, हम एक वृहत्तर भारत की परिकल्पना करते हैं जिसमें हम बात करते हैं भी भारत की संस्कृति का, भारत के जो धर्म है इनका विस्तार जो है, हमारे जो शासक हैं उनके जो शासन का विस्तार है वो दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया तक जो हम कहते हैं वहां तक हुआ, बर्मा में हुआ, आगे जो विस्तार हुआ। तो उसके प्रूफ के रूप में कुछ स्मारक, कुछ भवन हमें मिलते हैं। जैसे बोरोबुदुर का हमें स्तूप मिलता है, उससे हमें पता चलता है वो एक स्मारक है। तो उससे बोरोबुदुर में वो स्थित है, तो हमें पता चलता है भी ठीक है यहाँ तक जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार हुआ। अंकोर वाट का जो मंदिर है तो उससे हमें पता चलता है भी यहाँ तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। तो स्मारक और भवनों का भी जो है इतिहास के निर्माण में जो है विशेष योगदान है। खास तौर पर भारत से बाहर जो हमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति से संबंधित जो स्मारक मिले हैं, जो भवन मिले हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है हमारे पास मूर्तियां, शैल चित्रकला व अन्य। तो अनेक मंदिरों से हमें अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। उन मूर्तियों से हमें उस समय के धार्मिक विश्वास के बारे में भी जानकारी मिलती है। अनेक मूर्तियों पर हमें अभिलेख भी मिलते हैं। और इसके अलावा शैल चित्रकला की अगर हम बात करें तो राजस्थान में, जैसे राजस्थान की हम बात कर लें तो दक्षिण पूर्व राजस्थान में हमें अनेक गुफाओं से शैल चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में जो है काफी फेमस जगह है एमपी के अंदर, भीमबेटका। अरनिया दर्रा कोटा की हम बात करते हैं, वहां से हमें गुफाओं के अंदर शैल चित्रकला का मतलब है पत्थर पर की गई चित्रकला। तो पाषाण काल का जो मानव था वो गुफाओं के अंदर रहता था, तो जैसे दृश्य उसने बाहर देखे हैं वैसे चित्र उसने गुफाओं के अंदर बनाए हैं। तो ऐसे चित्र हमें प्राप्त हुए जो आज से हजारों वर्ष पुराने हैं और पाषाण काल के दौरान मानव ने गुफाओं के अंदर उनको बनाया है। तो ये उस समय के मानव की जो चित्रकला के प्रति प्रेम है उसको प्रकट करते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार की अन्य कलाकृतियां भी जो हैं हमें प्राप्त होती हैं जो इतिहास के निर्माण में सहायक हैं। तो ये हमारा जो इतिहास के स्रोत के रूप में जो हमारा टॉपिक था, पुरातात्विक स्रोत 5 भागों में इसको हमने बांटा। उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, जो भिन्न भिन्न प्रकार के पुरावशेष हमें मिले, मुख्य रूप से इसमें हमने बात की मर्दबांड परंपरा की, जिसको 4 भागों में हमने बांटा था। दूसरे नंबर पर अभिलेख, मुख्य अभिलेखों की हमने बात की। अभिलेखों को आगे क्लासिफाइड किया हमने, जैसे शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, जो गुफाओं में लेख लिखे गए उनको हम गुहा लेख कह देते हैं। मूर्ति लेख है, सिक्कों पर भी लेख लिखे गए हैं। इसके अलावा सिक्के व मुद्राएं हैं, तो सिक्के और मुद्राओं की हमने विस्तार से चर्चा की। फिर स्मारक और भवन है, और अंत में मूर्तियां, शैल चित्रकला
व अन्य कलाकृतियां जो हैं इनका भी इतिहास के स्रोत के रूप में योगदान है। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जो भारत का वैभवपूर्ण अतीत है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।